हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी टीचिंग। अब तो कैसे हैं आप लोग? आए सब ठीक होगा और वैसे होगा जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में छोड़ के गया था, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो बच्चों, मैं जो सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ टर्म सेकंड का, जो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वॉल्यूम 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 3, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो बच्चों, जो ये चैप्टर है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, चैप्टर का नाम है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वॉल्यूम 3। और ये 2 या 4 मार्क्स का, मतलब देखो अभी तक जो ट्रेंड चलता था, ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता था। अभी क्या है, सब्जेक्टिव हो गया, टर्म 1 हो चुका है, टर्म सेकंड आने वाला है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहाँ तक अंदेशा हो रहा है कि ये 2 मार्क्स में, अगर कैश फ्लो 8 का आता है तो ये 2 का होगा, और अगर कैश फ्लो को वो 6 का, यानी पहले वाली प्रथा ही चलाएंगे, तो अगर कैश फ्लो 6 का देंगे तो ये 4 का। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 या 4 मार्क्स लिखा है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है 2 वीडियो में मैं खत्म करने वाला हूँ। यानी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो बच्चों, ये जो चैप्टर 2 वीडियो में खत्म होगा। और रही बात इसकी थ्योरी की, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। आई होप कि आपको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो हमारे मतलब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के अकाउंटेंसी की चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे इस चैप्टर से रिगार्डिंग सारी मैं थ्योरी वहीं पर करवा चुका हूँ। यहाँ पर जो ऊपर से थ्योरी की वो हम करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं करता हूँ चैप्टर स्टार्ट। तो बच्चों, चैप्टर 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम सबको पता है हमारे कितने टूल्स हैं, हमारे 4 टूल्स हैं। कौन कौन से? कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशो एंड कैश फ्लो। रेशो एंड कैश फ्लो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी हम मतलब कर चुके हैं। कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन आने वाला है, वो अलग पार्ट है। इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही चीज़ आने वाली है, और इस चैप्टर से जो 2 चीज़ आने वाली है, वो 2 चीज़ क्या है? देखो, पहले तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों टूल्स की। टूल्स कितने हैं हमें यहाँ पे? अभी फिलहाल इस चैप्टर में 2 ही कवर करना है, तो मैं यहाँ पे 2 ही लेकर के चल रहा हूँ। क्या करना है? एक तो करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक जो हमने एनालिसिस करनी है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस करनी है। और बच्चों, जो हमें दूसरी एनालिसिस करनी है वो हमको करनी है कॉमन साइज, वो हमको करनी है कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो अभी हम इस चैप्टर की, मतलब इस टॉपिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। तो अभी हम जो बात करेंगे कंपैरेटिव की। तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं? हम इस टॉपिक पे सीखने वाले हैं कि जब हम पिछले साल के कुछ डेटा से अपने इस साल के डेटा को जब हम कंपैरिजन करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बच्चों, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 तरीके से होगा। कौन कौन सा? ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ये जो पहला हमें कंपेयर करना है वो क्या करना है? हमको करना है, जो सबसे पहले करना है, बैलेंस शीट को एनालिसिस करना है। देन उसके बाद हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट को एनालिसिस। यानी पहले हम बैलेंस शीट को एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद करेंगे हम इनकम स्टेटमेंट को एनालिसिस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के बाद आप इजीली आप समझ जाओगे कि स्टेटमेंट जो ये हमारे इनकम स्टेटमेंट है और ये बैलेंस शीट है, इसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं। तो इस वीडियो के बाद तो बच्चों प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, तभी आप समझ पाओगे। और इस वीडियो के बाद आपको किसी से कहीं पढ़ने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, और ईजिली आप सब समझ जाओगे। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और चलो करते हैं स्टार्ट। कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बस कैलकुलेशन की थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, चैलेंजिंग कैलकुलेशन आती है, वो भी हम करेंगे। तो गाइस करते हैं स्टार्ट। तो आइए बच्चों, देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, फिर वीडियो हो जाएगा खत्म। तो बच्चों, कंपैरेटिव जो है हमारी, जो एनालिसिस करने का जो एक टूल है, कंपैरेटिव टूल जिसे कहते हैं, ये हमारा, इसको हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं बच्चों इसको। तो इसमें क्या होता है, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो या इसके बाद जो हम करने वाले कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, दोनों का ही फॉर्मेट सेम होता है। चलिए थोड़ा फॉर्मेट की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर, यानी कॉलम 1 में क्या होता है, कॉलम 1 में हम लिखते हैं, जैसे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो बैलेंस शीट का जो हेड होगा, सब हेड होगा, जो भी होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। नोट नंबर अभी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी फॉर्मेट में है, लिख लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नोट नंबर हो सकता है। बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर, करंट यानी जो ये साल चल रहा है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ये क्या होता है बच्चों? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये है हमारा, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है ना, तो स्कूल में यूनिट टेस्ट में ना, उसमें प्री बोर्ड में, किसी में नहीं लिखना है। ये मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ, बाद में आप ये बोले कि सर ने लिखवाया था तो मैं भी लिख रहा हूँ। तो बच्चों मान लो ये हमारा ए है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो बच्चों ये क्या होगा? ये सी होगा, ये सी होगा, और सी निकलेगा मेरा बी माइनस ए करके। तो बच्चों ये जैसे ये सी है तो ये डी होगा, तो डी कैसे निकलता है? डी निकलता है सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100।
C डिवाइडेड बाय है मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों ये है फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ। ऑफ का मतलब हम किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को तो हम एनालिसिस कर रहे होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे XYZ ABCD या कोई भी लिमिटेड होगा वो लिखेंगे, एज एट 31 मार्च जो भी होगा वो डेट डालेंगे, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट होंगे। तो बच्चों ये तो फॉर्मेट है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। आपके पास मोस्टली बच्चों के पास ये वाली बुक होती है, ये TS ग्रेवाल सर की बुक है, ये TS ग्रेवाल सर है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2021 का एडिशन है। तो बच्चों इसमें चैप्टर नंबर 3 निकालना है। चैप्टर नंबर 3 निकालने के बाद बच्चों इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं फिर से बता देता हूँ, 2021 का एडिशन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा और ये पेज नंबर है, पेज नंबर 3.31 में होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। इसका हम कंपैरेटिव पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे और इसको बनाने के बाद इसमें है टोटल 7 क्वेश्चन है, वो आप इजीली कर लोगे। किसी भी ऑथर की बुक होगी, चाहे आप अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद सर की बुक ले लेंगे, या आप DK गोयल सर की बुक ले लेंगे, या पीछे तुलसन की बुक ले लेंगे, कोई भी आप बुक लोगे, टुगेदर वाले सर की बुक ले लेंगे, टुगेदर जो हमारा ऑथर है उसका, आप कोई से भी बुक ले लोगे, आप इजीली क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। आप बस इसको यहाँ से ध्यान से समझेंगे जरा। तो बच्चों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2021। तो बच्चों ये हमें लिखना है, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अलग लगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, ये आपको लिखना है यहाँ पे WYE, वाई लिमिटेड पूरा लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। देन उसके बाद एज एट यानी इसमें 2 साल है, 2020 2021 है, तो एज एट 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021। तो ये पूरा हो गया हमारा फॉर्मेट। बेस ईयर में यहाँ पे लिखना है 2020 लिखना है और करंट ईयर में लिखना है आपको 2020 में लिखना है, और ये हमारा फॉर्मेट हो गया पूरा कंप्लीट। अब बच्चों अब देखेंगे जरा हम यहाँ पे करना कैसे कैसे किस हिसाब से है। तो बच्चों देखो, हमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन हमारे सामने होगा, हमको देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा जो पर्टिकुलर में जो बैलेंस शीट बनी है, ये पर्टिकुलर में जो बैलेंस शीट बनी है आप देख रहे होंगे यहाँ पर। देखो मैं क्लोज आ जाता हूँ, जो पर्टिकुलर में बैलेंस शीट बनी है ये हमें एज इट इज उतारना है, ये वाला पोर्शन एज इट इज उतारना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो ये वाले पर्टिकुलर को कॉपी करके, ये वाले पर्टिकुलर को कॉपी करके हमें इस पर्टिकुलर में पेस्ट करना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं डालूंगा फर्स्ट, ये फर्स्ट डाला मैंने, यहाँ पे डालूंगा इक्विटी EQUITY, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। आप पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर इसमें फर्स्ट आता है शेयर होल्डर फंड, फर्स्ट आएगा इसमें शेयर होल्डर फंड हमारा, ये आ गया हमारा शेयर होल्डर फंड, SHARE, शेयर होल्डर्स फंड पूरा आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, पूरा लिखना है आपको। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बच्चों पिछले साल इक्विटी शेयर कैपिटल 2020 में कितना था, 2020 में 4 लाख था, तो मैं यहाँ पे 4 लाख लिख दूंगा, 4 लाख। करंट ईयर में भी कितना है बच्चों, करंट ईयर में भी 4 लाख है। अब एब्सोल्यूट चेंज कुछ निकला नहीं, पिछले साल भी 4 लाख की कैपिटल थी, इस बार भी 4 लाख की कैपिटल, देयर इज नो चेंज। तो जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे डैश डालेंगे, और बच्चों ये भी डैश होगा तो ये भी डैश होगा। यहाँ पे नील और जीरो नहीं लिखेंगे, हमें नील और जीरो नहीं लिखेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे, नहीं है तो डैश और डैश डाल देंगे, यहाँ से हमारा काम खत्म हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास, इसके बाद जो सेकेंड है हमारे पास वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बच्चों पिछले साल 1 लाख की थी, पिछले साल 1 लाख की थी, इस साल भी 1 लाख की है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ हमारा, यानी शेयर कैपिटल में हमारा कुछ भी चेंज नहीं आया। तो एब्सोल्यूट चेंज में भी डैश और यहाँ पर भी डैश। अब फर्स्ट पार्ट हो गया ये फर्स्ट, देन उसके बाद बच्चों ये हमारा ए है शेयर होल्डर फंड में। अरे यहाँ पे तो मैं लिखना ही भूल गया बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट के बाद यहाँ पे ए डालना है आपको, ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल डालना है। शेयर कैपिटल का ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। अब बच्चों यहाँ पर आएगा हमारा बी आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, जो है हमारा बी आएगा यहाँ पे हमारा रिजर्व, RESERV, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, पिछले साल 1,10,000 का था, यानी पिछले साल जो था हमारा 2020 में 1,10,000 का था रिजर्व, इस साल हमारा 1,20,000 का रिजर्व आ गया, 1,20,000 का रिजर्व आ गया। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, बी माइनस है, यानी ये दिस माइनस दिस, 1,20,000 माइनस 1,10,000, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 10,000। ये आ गया मेरा 10,000। अब मुझे परसेंटेज निकालनी, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला C डिवाइडेड बाय into 100, मतलब ये डिवाइडेड बाय 1,10,000 into 100, तो ये कितना आएगा
अगर हम यहाँ देखें तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा, देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ आपके लिए। ये रफ में करना है आपको, यहाँ नहीं करना है, बट मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये 10,000 और डिवाइडेड बाय 1,10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय बच्चों यहाँ पे करेंगे 100, तो ये 20 से 20 कटे, 1 2 1 2 11 9 99, तो बच्चों ये आ गया हमारा 9.09% समथिंग आएगा, 9.09%। तो बच्चों ये हमारा जो परसेंटेज है ये हमारा 9.09 आ गया हमारा परसेंटेज। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये रफ वाला पार्ट है, ये आप यहाँ नहीं दिखाओगे। यहाँ मैंने इसलिए दिखाया कि बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है कि सर परसेंटेज कैसे निकाले, तो परसेंटेज ऐसे निकालेंगे, आपको कहीं नहीं करना है, ये रफ में करना है, यहाँ बिल्कुल मत दिखाना, यानी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बाद में आप हमें मत बोलिएगा। ये सिर्फ बच्चों में यहाँ पे लिख देता हूँ, RN लिख देता हूँ, रफ नोट, दिस इज रफ नोट। अब हमें कुछ नहीं करना है। तो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद बच्चों फर्स्ट हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है नॉन, यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉन, और ये है करंट, और ये है मेरा लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में जो बच्चों पहला है हमारा वो है हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला है हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो बच्चों आप देख रहे होंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे नोट नंबर 1 लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे नोट नंबर 1 लिखा है, तो बच्चों नोट नंबर 1 जो लिखा है हमें ना, ये देखो ये नोट नंबर 1 है, ये हमारा नोट नंबर 1 है यहाँ पे। तो जब नोट नंबर 1 होगा तो हमें यहाँ नहीं, हमें फिर नीचे देखना है, नोट नंबर 1 में देखना है। तो बच्चों अब हम ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे देखेंगे। नोट नंबर 1 में गया है, सबसे पहले हमको दिया है यहाँ पे बैंक लोन, तो यहाँ पे मैं ए डाल दूंगा। ए का फर्स्ट पार्ट, यानी यहाँ पे हमारा जो भी था ए, यानी चलो ए मान के चलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग डाला। इसमें फर्स्ट पार्ट का डालूंगा, फर्स्ट पार्ट डालूंगा बैंक लोन, फर्स्ट पार्ट डालूंगा BANK बैंक लोन। हम नीचे देखेंगे क्योंकि जब मेरे पास नोट नंबर होगा तो हमें ऊपर नहीं नीचे देखना है। तो बैंक लोन बच्चों देख रहे होंगे आप नोट टू अकाउंट्स में, बैंक लोन पिछले साल था 4.5 लाख, पिछले साल था ये जो बैंक लोन था 4,50,000 था बच्चों हमारा, 4,50,000। इस साल कितना है, इस साल हमारा है 3,50,000, यानी पिछले साल हमारे पास लोन था 4.5 लाख का, इस साल 3,50,000 है, 1 लाख की मैंने पेमेंट कर दी। तो बच्चों जब मैं देखो, मेरी बात ध्यान से देखो, B माइनस A होता है, यानी B हमारा 3.5 लाख है और A हमारा 4.5 लाख है, तो छोटे में से ज़्यादा वाला माइनस करूंगा तो मेरा माइनस में आएगा, तो माइनस का मतलब ब्रैकेट। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी, तो कैसे निकालूंगा बच्चों, इसकी परसेंटेज सेम निकलेगी बच्चों। ये आएगा हमारा 1 लाख, ये आ गया हमारा 1 लाख, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पे 4,50,000 इंटू कर दूंगा मैं 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 1 2 1 2 5 9 जा 45 5 2 0 0। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 9 2 जा 18 9 2 जा 18 9 2 जा 18 9 2 जा 18 2.22 समथिंग आता रहेगा बच्चों। तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, पॉइंट का दो डिजिट लेंगे बस। तो हमारा बैंक लोन में निकल गया। देन उसके बाद हम सेकंड पे जाएंगे, तो बैंक लोन के बाद हमको क्या गिवन है बच्चों, बैंक लोन के बाद हमको गिवन है 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर। तो बच्चों 8% डिवेंचर में हम क्या करेंगे, पिछले साल हमारा डिवेंचर बिल्कुल भी नहीं था, पिछले साल बच्चों हमारा बिल्कुल भी नहीं था। इस साल कितना हुआ है हमारा, इस साल हमारा हुआ है 1 लाख, यानी 1 लाख रुपये, यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए डाल दूंगा। तो बच्चों ये माइनस, अगर मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो हमारे पास यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 लाख। और परसेंटेज में बच्चों कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज तभी आएगी जब कंपैरिजन होगा। यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पिछले साल डिवेंचर हमने इशू ही नहीं करे थे, इस साल हमने डिवेंचर इशू करे और हमने इस साल, और एब्सोल्यूट चेंज भी उतना ही होगा जितना इस साल इशू करा है, तो यहाँ पर कोई भी परसेंटेज नहीं होगा। तो हमारा बच्चों लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी नॉन करंट लायबिलिटी का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करंट लायबिलिटी की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो 3 है वो है हमारा करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं डालूंगा बच्चों 3 के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा करंट लायबिलिटी, ये डाला मैंने करंट, और ये डालूंगा मैं बच्चों करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले मेरे को जो ए पार्ट गिवन है वो गिवन है ट्रेड पेबल, जो मेरे को गिवन है वो है ट्रेड पेबल, TRADE ट्रेड पेबल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिटर। तो बच्चों पिछले साल कितने के थे, देखो पिछले साल थे हमारे ये 3,30,000 के, पिछले साल थे हमारे 3,30,000 के,
इस साल कितने हमारे, इस साल है 5,30,000 के, यानी पिछले साल जो क्रेडिटर थे 3,30,000 के, इस साल 5,30,000 के, तो कितना एब्सोल्यूट चेंज आया, ये माइनस ये करूँगा तो बच्चों मेरे यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपए पॉजिटिव का आएगा। और मैं अगर परसेंटेज निकालूंगा तो कैसा आएगा, देखो बच्चों परसेंटेज वैसे ही निकालनी है, मैं अभी भी बता दूंगा, ये रफ नोट है, यहाँ पर नहीं करना है, मार्क्स कट जाएंगे, फिर बाद में मत बोलना कि कुलदीप सर ने ये करवाया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये हमें रफ नोट में करना है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, देखो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आएगा 0 0, ये कटा, ये इससे ये कटा, ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा अगर आता है तो 33 और ये है 2000, तो अगर मैं इसे 2 से काटूँ तो आ जाएगा 1000 और इसकी आ जाएगा 16.5, तो ये अगर मैं 1 0 और बढ़ा दूँ इसमें तो ये मेरा कितना आ जाएगा 5 2 0 0 0 और 5 3 5 1 5, ये मैं काटूँगा तो बच्चों आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा मेरा 31, तो ये कितना आएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 31 6, ये आ जाएगा बच्चों मेरा 60 पॉइंट, ये आ जाएगा मेरा 60 पॉइंट, तो बच्चों ये मेरा 60.60 ही आएगा, तो ये मेरी परसेंटेज आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, ट्रेड पेबल हमारा हो चुका है, सेकंड हमारा ट्रेड पेबल के बाद हमारा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो मैं STP लिख रहा हूँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मेरा कितना बच्चों, पिछले साल मेरा है 50,000 का, इस साल भी मेरा कितना है 50,000 का, तो डैश और यहाँ पर भी बच्चों डैश आएगा। मैं अभी बता दूँ ये रफ नोट है, रफ नोट है, रफ नोट है, हमारा आंसर ये है और ये है बच्चों। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, टोटल, यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल, तो ये जो टोटल करूँगा तो बच्चों ये मैंने खींचनी है यहाँ पे लाइन, क्योंकि मैं टोटल कर रहा हूँ बैलेंस शीट का, ये टोटल और ये मैंने लाइन खींचनी है, मेरी सीधी लाइन, ये बन गया सांप। ये टोटल कितना हमारा, तो बच्चों 2020 का जो टोटल है हमारा ये हमारा है 15,40,000 और ये हमारा है 17 लाख, 15,40,000 और ये हमारा 17 लाख। तो हमारा जो ये आया है हमारा, तो ये आ गया 1,60,000 टोटल जो हमारा है 20 का, 15,40,000 और ये 17 लाख है और ये हमारा 1,60,000। अब मैं इसका भी कंपैरिजन, अगर मैं इसका भी परसेंटेज निकालूं बच्चों, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसका, 1,60,000 डिवाइडेड बाय हमारा 15,40,000 इंटू 100, ये कटा 1212,800, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और ये कटा मेरा 77 म्हणजे 77, 770, 10 पॉइंट, ये आ गया कितना 10.3 समथिंग आएगा बच्चों। तो ये हमारा मेरा 10.3 समथिंग आएगा। तो इसमें जो चैलेंजिंग पार्ट होता है बच्चों वो परसेंटेज ही होता है, तो ये थोड़ा ध्यान से करने की आवश्यकता है आप लोगों को। ये तो बच्चों ये ध्यान से देखना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है इक्विटी एंड लायबिलिटी का। अब मैं सेकंड पार्ट की ओर अगर मैं चलूँ तो सेकंड पार्ट है मेरा एसेट्स। ये है मेरा एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास है नॉन करंट। यहाँ पर अगर मैं पहला पार्ट डालूँ तो ये हमारा नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले हमको जो गिवन है वो गिवन है हमको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो बच्चों आप लोग पूरा लिखोगे, मैं अभी आधा लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमको कितना गिवन है पिछले साल 10,40,000 मेरे को गिवन है ये 2020 का, और 9,90,000 गिवन है मुझको 2021 का। तो मैं क्या करूँगा, ये देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, इसमें से माइनस ये करूँगा तो माइनस में आएगा क्योंकि मेरा जो 21 वाला पार्ट है वो कम है। तो कितना आएगा ये आ जाएगा 50,000, ये आ जाएगा 50,000 लेकिन नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव होगा बच्चों। ये मेरा नेगेटिव है। तो अगर मैं अब इसकी परसेंटेज निकालूँ तो परसेंटेज निकलेगी हमारी ये। तो यहाँ पे मैं अगर निकालूँ तो 50,000 डिवाइडेड बाय ये मेरा 10,40,000 मल्टीप्लाई 100। तो 20 से 20 1212 250, ये आ जाएगा 52, ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 26। तो 26, ये आ जाएगा 4,
26 फोर्जा होता है आपका 26 फोर्जा 80, 24 104 21, तो ये आ जाएगा 4.678 समथिंग आएगा बच्चों, 4.8 समथिंग आएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मेरा ये नेगेटिव है तो ये भी मेरा नेगेटिव होगा, बस यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे। तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो चुका है। सेकंड जो पार्ट है मेरा वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड जो पार्ट है मेरा वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, NCI। ये कितना गिवन है? ये 1 लाख गिवन है। ये पिछले साल भी 1 लाख था, इस साल भी 1 लाख है। यहाँ पे भी डैश आएगा, यहाँ पे भी डैश आएगा। मेरा पहला पार्ट हो चुका है नॉन करंट एसेट का। अब मेरा जो सेकंड है मेरे यहाँ पे करंट एसेट। जो सेकंड है बच्चों, सेकंड मेरे यहाँ पर है करंट एसेट। तो मैं यहाँ पे डालूंगा करंट और ये डालूंगा मैं करंट एसेट। तो करंट एसेट में जो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल गिवन है मेरे को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल मैं लिख दूंगा। तो लास्ट ईयर जो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल थे वो 3 लाख रुपए के थे बच्चों। इस साल जो मेरे को गिवन है तो यहाँ पर है 5 लाख। तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ 2 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ। तो ये अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो ये आ जाएगा 66.67%। ये आ जाएगा 66.67%। तो अब मैं अगर दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे जो बी पार्ट है मेरे पास, बी पार्ट मेरे को गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना तो हमें पूरा ही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नोट नंबर कितना लिखा है? नोट नंबर 2 लिखा है। नोट नंबर 2 लिखा है। तो और यहाँ पर लिखा था नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 2 लिखा है। नोट नंबर 2 की तरफ देखेंगे तो 2 में मेरे को यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले गिवन है बैंक बैलेंस। इसका जो ए पार्ट है यानी फर्स्ट पार्ट है, गिवन है मेरे को बैंक बैलेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक और ये लिखना मैंने बैलेंस। तो पिछले साल कितना था मेरे पास? बैंक बैलेंस पिछले साल था 90,000 रुपये। इस साल बैंक बैलेंस कितना है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में? 1 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बच्चों। तो मेरे पास कितना का एब्सोल्यूट चेंज आया? मेरे पास एब्सोल्यूट चेंज आया 10,000 का। ये माइनस है तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया 1/9 यानी, तो ये आ जाएगा बच्चों 100 डिवाइडेड बाय 9। तो ये मेरा जो निकला है हमारा 9 11.11 निकलेगा बच्चों। ये मैं बता रहा हूँ, ये रफ पार्ट है, ये मेरा रफ पार्ट है। आंसर मेरा बच्चों ये है और ये है, ये आंसर है, ये आंसर ही दिखाना है, बाकी रफ पार्ट आपको यहाँ दिखाना नहीं है। ये मेरा है, इसमें जो बी पार्ट आ जाएगा बैंक बैलेंस ही आ जाएगा। उसके बाद गिवन है मेरे को कैश इन हैंड। तो बच्चों कैश इन हैंड मेरे को कितना गिवन है? लास्ट ईयर का गिवन है मेरे को 10,000 रुपीज़ और इस साल का कितना गिवन है मुझको? 10,000 रुपीज़। यहाँ डैश और यहाँ डैश। तो बच्चों मेरा एसेट पार्ट भी पूरा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा? टोटल करूँगा। तो ये है मेरा टोटल। ये मैंने यहाँ लाइन खींचनी है बच्चों। लाइन क्या मैंने सांप बना दिया। आप थोड़ा मैनेज करना क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, ड्राइंग का नहीं है। और वैसे भी बोर्ड में बच्चों बहुत बड़ी लाइन खींचनी होती है। तो टोटल कितना है? टोटल सेम ही होगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है मेरे को गिवन है, ये गिवन है मेरा 15,40,000 रुपये। ये गिवन होगा सेम, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल सेम होता है। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो वही है। ये आ गया मेरा 1,60,000। इसकी परसेंटेज ये है तो इसकी भी परसेंटेज ये निकलेगी। तो बच्चों ये है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हमें कंपेयर कैसे करना होता है बच्चों? कंपेयर ऐसा करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट मेरा हो गया। इसके बाद जस्ट फटाफट से मैं क्या करने वाला हूँ? मैं करने वाला कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट खत्म। उसके बाद 2 टॉपिक यानी कंपैरेटिव का दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए गाइस देखते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो गाइस अब बात करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये फॉर्मेट है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसकी सर ने ये क्या करा बताइए बच्चों। तो अभी ये गाइस ये पूरा फॉर्मेट है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा कैसे क्या करना है। चूंकि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेम होगा, चाहे मैं बैलेंस शीट एनालाइज कर रहा हूं, चाहे मैं इनकम स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहा हूं। तो ये हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें जो ईयर होगा वो यहाँ लिखेंगे। पर्टिकुलर बेस करंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज वही ABCD होगा। RF1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम प्लस करेंगे, टोटल रेवेन्यू आएगा, सारे खर्चे लिखेंगे, फिर टोटल एक्सपेंस प्लस करके लिखेंगे, फिर बिफोर टैक्स निकालना है, फर्स्ट माइनस सेकंड करके निकालेंगे। देखो पूरा फॉर्मेट आप देख रहे होंगे।
जैसे कि क्या क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा है, परचेज ऑफ स्टॉक लिखा है, चेंज इन इन्वेंट्री लिखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखा है, फाइनेंस कॉस्ट लिखा है बच्चों, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लिखा है, अदर एक्सपेंस लिखा है, टोटल एक्सपेंस आएगा, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, टैक्स माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। हम जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा डेस्टिनेशन बच्चों यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे एंड होगा, ये हमारा आंसर होगा, हमें ये निकालना है। ये आपका फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट है, इससे ऊपर कोई चीज आने वाली नहीं है, या तो इतनी आएगी या इससे कम ही आएगी। तो बच्चों आप लोग निकालो पेज नंबर 3.35 टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक, वही सेम बुक, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये देखो पेज नंबर है 3.35 में, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे होंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 16 में टैक्स रेट नहीं है, तो बच्चों मैं टैक्स रेट यहाँ पर मान के चलूंगा कि मेरे को क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना गिवन है, 50% का टैक्स रेट गिवन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ 50% निकालना है। तो क्वेश्चन कैसे होगा, तो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है। तो पहले मैं इस फॉर्मेट को अधूरे फॉर्मेट को पूरा करता हूँ। इस क्वेश्चन में जो बेस ईयर है मेरा 17, तो बेस ईयर में मैं यहाँ पे डालूंगा 2017, करंट ईयर में डालूंगा मैं 2018, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ये मेरा अधूरा फॉर्मेट हो गया है, हमारा मेरा फॉर्मेट पूरा। अब सबसे पहले क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 17 में कितना है, 17 में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बच्चों वो मेरा है 40 लाख रुपए, और जो मेरा 2018 में जो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ वो 50 लाख रुपए हुआ। यानी पिछले साल जो मैंने कमाया इस साल मैंने उससे 10 लाख रुपए ज़्यादा कमाया। तो एब्सोल्यूट चेंज मेरा कितना आ गया, 10 लाख रुपए आ गया। मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, वही ये ए है, ये बी है, ये मेरा सी होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको नहीं लिखना है, कहीं बाद में आप लिख के मार्क्स कटवाओ और पूरा का पूरा ब्लेम कुलदीप सर को दो। ये डी निकलेगा मेरा सी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। तो ये मेरा ये मैंने ये 10 लाख आ गया। अब ये निकालूंगा ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये मेरा आ गया है 25%। यानी इस साल मेरी कितने की बढ़ोतरी हुई, 25% की। अब अदर इनकम की तरफ देखेंगे, अदर इनकम मेरे को कितना गिवन है पिछले साल यानी 2017 यानी बेस ईयर मेरे को अदर इनकम कितना गिवन है 2 लाख रुपए। बेस ईयर में कितना गिवन है 2 लाख, और इस साल कितना गिवन है 2.5 लाख रुपए। इस साल मेरे को गिवन है 2.5 लाख रुपए। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 50,000। कितना आ गया बच्चों, 50,000 आ गया। तो 50,000 आ गया। अब ये मेरा जो आएगा ये आ गया मेरा 25%, ये भी मेरा 25% आ गया। अब टोटल रेवेन्यू निकालेंगे प्लस करके, ये मेरा 42 लाख आ गया बच्चों, ये मेरा 52,50,000 आ गया बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये प्लस करके निकालूं, मैं ये प्लस करके निकालूं, या इसमें से ये माइनस करके निकालूं, बात बराबर है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए कितना आ रहा है मेरा, ये आ रहा है मेरा 10,50,000। और अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूं ये और ये भी मेरा इतना ही बैठा, तो मतलब मैंने क्रॉस चेक कर लिया, हम ठीक जा रहे हैं। तो कितना आएगा बच्चों, ये मेरा आ जाएगा, ये भी मेरा आ गया, ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये भी मेरा आ गया 25% बच्चों। चलो जी, अब एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक्सपेंसेस अगर मैं देखूं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा है क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में बच्चों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आप लोग देखो ये मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है। तो आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा जो जो चीज़ उसमें है वही आपको फॉर्मेट में लेनी है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा इसलिए किया है ताकि मुझे बार बार एक ही चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बिल्कुल नहीं है, मतलब हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लूंगा ही नहीं। यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, क्योंकि फॉर्मेट में है इस वजह से मैं यहाँ पे डैश डाल रहा हूँ। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे या अपने एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, उस वक्त अगर क्वेश्चन में जो चीज नहीं है वो नहीं लोगे। फिर परचेज ऑफ स्टॉक देखेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक गिवन है मेरे को, परचेज ऑफ स्टॉक गिवन है बच्चों मेरे को, कितना गिवन है 30 लाख रुपए गिवन है मेरे को पिछले साल का, और इस साल का मेरे को कितना गिवन है 40 लाख। इस साल का मेरे को गिवन है बच्चों 40 लाख। तो मेरा जो एब्सोल्यूट चेंज है इंक्रीज कितना है, मेरा इंक्रीज 10 लाख रुपए का मेरा इंक्रीज आ गया। अब ये डिवाइडेड बाय ये करूंगा तो 33.33% आ जाएगा बच्चों।
चलो अब चेंज इन इन्वेंट्री देखेंगे बच्चों। चेंज इन, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, चेंज इन इन्वेंट्री में आगे एरो लगाने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से। चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है बच्चों मेरे को यहाँ पे 8 लाख रुपए, यानी पिछले साल जो मेरा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक था, इन्वेंट्री था 8 लाख था, और इस साल मेरा कितना कितना इंक्रीज हुआ मेरा, इस साल इस बार टोटल 10 लाख है और इंक्रीज कितना हुआ मेरा 2 लाख इंक्रीज हुआ। तो अब मेरा कितना एब्सोल्यूट चेंज आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। अब मेरा जो परसेंटेज चेंज होगा 2/8 यानी 1/4, तो ये आ जाएगा 25% बच्चों। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं है बच्चों हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे डैश ले लिया है। अब इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है हमारे पास, ये मैंने डैश ले लिया इसके आगे। देन उसके बाद क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन भी नहीं है बच्चों, तो मैंने ये कर दिया है बच्चों यहाँ पर। ये मेरे को गिवन है अदर एक्सपेंस, देखूंगा यस बच्चों अदर एक्सपेंस गिवन है मेरे को गिवन है 2 लाख रुपए का एक्सपेंस यहाँ पे गिवन है, 2,50,000 का इस साल हुआ है। ये माइनस ये करूंगा 50,000 आ जाएगा, 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख यानी 1/4, यानी मेरा आ जाएगा 25% बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे होंगे जैसे कि हमारे पास ये मेरे एक्सपेंसेस ऐसे ऐसे आए हैं, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, मैं इस पूरे एक्सपेंस के कॉलम को टोटल करूंगा 30, 38, 40। मेरा कितना एक्सपेंस हुआ पिछले साल का 40 लाख रुपीस, इस साल का चेक करेंगे 40, 50, 52 लाख 50,000 हुआ बच्चों, 52 लाख 52,000 मेरा हुआ यहाँ पर, ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे कितना आएगा बच्चों मेरा, देखो ये माइनस ये करूंगा तो 12,50,000 आना चाहिए, ये माइनस ये करूंगा तो 12,50,000 आना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू अगर मैं चेंज निकालूं तो 10, 2, 12, 50, यानी मैंने क्रॉस चेक करा मेरा ये भी ठीक है। तो 12,50,000 डिवाइड बाय 40 लाख, तो बच्चों अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो ये कितना आएगा, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ बच्चों आपको, 12,50,000 रुपये ये डिवाइडेड बाय हमारा 40 लाख रुपीज़ है, ये करूँगा मैं मल्टीप्लाई 100 से, 20 से 20, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 1 4 3 12 4 2 5 31.25 का मेरा आ गया बच्चों यहाँ पर एक सेकंड 12,50,000 आया है ना, 10 2 12 12 50, ये अपॉन में 40 लाख, तो ये मेरा 12,50,000 आया है। अदर एक्सपेंस मैंने ले लिया है, स्टॉक ले लिया, चेंज इन्वेंट्री ले ली है, और मैंने 50,000 ले लिया है, तो ये मेरा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे एक वो हो गया, मैंने अदर इनकम का अमाउंट ही अदर एक्सपेंस में ले लिया है। तो बच्चों मेरे पास ध्यान से सुनो, ये अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा, ये अमाउंट यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ ये बस ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या, वो थोड़ा ना एक्चुअली अब आदत नहीं है ना स्टूडेंट की तरह करने का भी, लाइक मैं स्टूडेंट की तरह कर रहा हूँ। तो अदर एक्सपेंस मेरा कितना है, अदर एक्सपेंस मेरा गिवन है बच्चों यहाँ पे 4 लाख गिवन है, और ये गिवन है मेरे को इस साल का 5 लाख गिवन है, इस साल का मेरे को ये 5 लाख गिवन है, और ये मेरा आ गया 1 लाख रुपए आ गया बच्चों। तो ये बाई ये मेरा आ गया 25%, ये कुछ नहीं है बच्चों। अब ये कितना आ गया, ये मेरा आ गया 42 लाख आ गया बच्चों, और ये मेरा आ गया 55 लाख आ गया, ये मेरा 55 लाख आ गया, और ये मेरा ये माइनस ये मेरा 13 लाख होगा, और ये जो 13 लाख होगा, अब जो मैं निकालूंगा परसेंटेज, तो बच्चों ये परसेंटेज कुछ नहीं है, ये थोड़ा इग्नोर करना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उस अदर एक्सपेंस को लेकर के। तो अब ये मेरा 13 लाख, यानी मेरा ये 13 अपॉन में 42 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरा 21, ये मेरा 50, और ये मेरा 650 अपॉन में 21 3 जा, तो बच्चों ये मेरा आ गया 30.95 मेरा ये आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों, ध्यान से देखो, अब मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालूंगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में कितना 42, ये कितना 42, ये माइनस ये करूंगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं बचा, ये माइनस ये करूंगा, तो जो मेरा माइनस करके आएगा बच्चों, ये निकला मेरा 2.5 लाख रुपए नेगेटिव, 2.5 लाख रुपए नेगेटिव निकला, मान 2.5 लाख रुपए नेगेटिव। तो बच्चों ये मेरा कितना आएगा, ये भी मेरा अगर आएगा तो एब्सोल्यूट चेंज अगर मैं निकालूं तो ये माइनस ये निकालूं
तो ये हमारे पास है नहीं, तो मेरा ये भी 2.5 लाख रुपए ही आने वाला है, ये भी मेरा 2,50,000 आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ निकालूंगा, तो अब इसमें परसेंटेज कुछ नहीं आएगा। अब बच्चों यहाँ पे है नहीं, तो मान लो टैक्स 50% था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टैक्स @50%। टैक्स नहीं है तो यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा, और टैक्स दिया जाता है इनकम पे, इनकम हुई नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे मेरा क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी कुछ भी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट अगर आफ्टर टैक्स में निकालूँ तो ये मेरा कितना आएगा, 2.5 लाख रुपये आएगा, लेकिन मेरा आएगा नेगेटिव। ये मेरा क्या आएगा, ये भी मेरा आएगा नेगेटिव, और ये मेरा आएगा कुछ नहीं। तो बच्चों ये है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऐसे निकलता है। थोड़ा सॉरी फॉर दैट बच्चों की, वो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में वो अदर एक्सपेंस में मैंने अदर इनकम ले लिया है, वो कोई इशू नहीं, बस आपको तरीका बताना था। मेरा मेन फोकस ये था कि आपको तरीका पता चल जाए। आई होप कि आपको तरीका पता चल गया होगा बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन साइज को पूरा कंप्लीट करेंगे, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।